तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी इंडियन पॉलिटी की वीडियो है और इंडियन पॉलिटी की आपकी अब टोटल मिला के 3 वीडियो आएंगी इसके बाद। ठीक है, एक वीडियो में हम शस्त्रों की होड़ वाला टॉपिक देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है। उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शीत युद्ध का जो दौर था उस दौरान, उसके बाद जो विश्व में शक्तियां बढ़ी थी, जो महाशक्तियां जो थी, उन्होंने हथियारों को बढ़ावा देने का, यानी परमाणु हथियार है या बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह है, इस पे जो वर्क किया, किस देश ने कब इसका परीक्षण किया, भारत ने कब किया, साथ ही साथ इनको रोकने के लिए, ताकि विश्व में जो अपने आप में परमाणु हथियार हैं या जो शस्त्र हैं उनको रोकने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से जो एक्ट क्या एक प्रकार की संधियां हुई वैश्विक स्तर में, एक क्लास हमने इसकी देखनी है। दूसरी क्लास हमने राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह वाला पोर्शन देखेंगे। और इसके बाद एक तीसरी क्लास जिसमें आपातकाल, राज्य वित्त आयोग वगैरह, इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम संविधान या राज्य व्यवस्था वाला दोबारा खोलेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। भूगोल में एशिया महाद्वीप हम लोग कवर कर लेंगे और जैसे ही एशिया कवर होता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर लाइक क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पर डे 30 से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एनसीईआरटी में है और जो पेपर में आते हैं। ठीक है, इतना हम लोग देखेंगे। और उसके बाद उत्तराखंड रहता है, उत्तराखंड के 5 से 6 वीडियो आपकी टोटल आएंगी, जिसके अंदर 3 से 4 वीडियो आपकी अजय रावत वाला जो पोर्शन है, अजय रावत जी की हिस्ट्री की बुक, उससे निकाल के वन लाइनर, यानी उससे जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो सकते हैं वो मैं करा दूंगा। उसके अलावा परीक्षा वाणी और एक आध बुक्स को मिला के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व वाला पोर्शन बचा है उसको मैं करा दूंगा। तो आपका उत्तराखंड कंप्लीट। हिंदी हम लोग जल्दी से अब रिवीजन शुरू कर देंगे। हिंदी का आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कल कंप्यूटर की क्लास आएगी और कंप्यूटर वीडियो बीपीडीओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे एग्जामों के लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस वीडियो बीपीडीओ में कंप्यूटर पहले दिया गया है, जो पहली बार ओपन करके सिलेबस दिया है, इसलिए वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्या लिखोगे? भारत का महान्यायवादी। आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आपको क्वेश्चन फॉर्म पे ही लिखना है कि इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, यानी इसको लिखो आप लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखना है इसको। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है भारत के किस संविधान में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 76 में इसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना, इसकी नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसका कार्यकाल क्या होता है। ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका कार्यकाल क्या होता है, तो आप लोग बता देना कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मतलब एक प्रकार का संविधान में टर्मिनोलॉजी यूज की है, जब तक राष्ट्रपति चाहे, एक प्रकार का राष्ट्रपति का प्रसाद मिल रहा है उसको। ठीक है, तो इसका कार्यकाल 2 साल 4 साल ऐसा फिक्स नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद पे बना रहता है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये होता कौन है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। किसका? भारत सरकार का, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार, विधि सलाहकार। विधि सलाहकार का क्या मतलब होता है कि भारत सरकार के जितने भी मैटर होंगे, अगर उसमें कानूनी राय चाहिए होगी तो इससे लिया जाएगा। भारत का महान्यायवादी, यानी सिंपल सी बात समझ के दे, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ये मान के चलिए, जो सबसे ज्यादा डील करता है भारत सरकार के मैटर्स को अलग अलग न्यायालयों में, अलग अलग स्टेज पे। यानी भारत सरकार को कानूनी सलाह देने वाली कोई बॉडी है सबसे बड़ी, यही है, यानी कानूनी अधिकारी सबसे बड़ा। और साथ ही साथ भारत सरकार का सर्वोच्च क्या होता है, विधि सलाहकार होता है, इसको याद रखना। इसके बारे में एक और फैक्ट है, आपको बता देता हूं, ये जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाला ये व्यक्ति ही भारत का न्यायवादी बनता है। ठीक है, तो इसको लिखो सुप्रीम कोर्ट के एससी के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है इसकी। ठीक है, न्यायाधीश बनने के समान इसकी क्या होती है, योग्यता होती है।
एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये इस समान होगा, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बारे में फैक्ट याद रखना है कि भारत के अंदर किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे भारत में किसी भी अदालत में जाके ये सुनवाई कर सकता है, इसको ध्यान रखना, किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी अदालत में, भारत में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार है, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, ये भारत के दोनों सदनों में, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये क्या कर सकता है, बैठ सकता है, बट वहां वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, दोनों सदनों में बैठने का अधिकार, दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार लिखो, दोनों सदनों की कार्यवाही, जो वहां एक्टिविटीज चल रही होंगी, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, भाग ले सकता है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। कौन भारत के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर मतदान नहीं, ब्रैकेट में लिखना, मतदान नहीं कर सकता, यानी वोटिंग नहीं करेगा वहाँ। वोटिंग किस पक्ष में, जैसे कोई प्रपोजल लाया गया तो उसमें वोटिंग होती है, कितने उसके समर्थक हैं, कितने उसके अगेंस्ट हैं, तो ये किसी भी मतलब मैटर पे वोटिंग नहीं कर सकता, बट कार्यवाही में ये क्या कर सकता है, वहाँ पे भाग ले सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ इसको सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो इसको लिखो, सभी संसदीय विशेषाधिकार है, लिख लो इसको, ठीक है, एक फैक्ट लिखो, सभी संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, सभी संसदीय विशेषाधिकार, विशेष अधिकार होते हैं, क्योंकि जितने भी सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से इनको भी वो अधिकार मिलते हैं, यानी सांसद को जितने अधिकार मिले हैं, इसको भी भारत के महान्यायवादी को वो सभी अधिकार। अब क्वेश्चन देखना, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति की गई, आर्टिकल 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के 7%। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। भारत सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, याद रखना, किसी भी अदालत में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है भारत क्षेत्र के अंदर। साथ ही साथ दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बट इसको ये मतदान देने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ सभी संसदीय विशेषाधिकार इसको प्राप्त है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक नोट करके देखो आप, एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी आपको, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सॉलिसिटर जनरल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल का क्या काम होता है, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ये क्या होता है, ये भी अपने आप में एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार, अपने आप में कानूनी या न्यायिक सलाहकार, यानी ये कोई ऐसे आर्टिकल में नहीं मिलेगा आपको, जनरली कानूनी ऑब्लिक न्यायिक सलाहकार है, ठीक है, न्यायिक सलाहकार। इसका भी क्या काम होता है, कानूनन या न्याय के मामले में सरकार को सलाह देना होता है, और ये किसके सहायक के रूप में काम करता है, अपने आप में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, AGI, उसके सहायक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो AGI का सहायक लिख दो, AGI मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको ही सहायता देता है, ठीक है, को सहायता, AGI को ही क्या करता है, सहायता देता है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कौन, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से आप लोगों का एक और चीज है, जैसे AGI को इसने सलाह दिया, एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी जो स्टेट के अंदर आती है, राज्य सरकार के अंदर, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ये ध्यान रखना, ठीक है, एडवोकेट जनरल। ये है अपने आप में आर्टिकल 165 में, इसका आर्टिकल भी पूछता है आपसे, आर्टिकल 165, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करेगा इसका, राज्यपाल, यानी स्टेट में होता है इसीलिए नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसका कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, कार्यकाल, कार्यकाल क्या होगा इसका, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या बैठता है, पद पे बैठता है, यानी जैसे वो बैठता था राष्ट्रपति के, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बैठता है। और ध्यान रखना ये कौन होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार, यानी राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील मान के चले। स्टेट गवर्नमेंट में कोई पेंच फंस गया कानूनी या कोई न्यायिक मामले में, तो ये राज्य सरकार की हेल्प करेगा। तो ये एडवोकेट जनरल को हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, पेपर में आएगा आपका, ठीक है। ये महाधिवक्ता की नियुक्ति पूछता है तो वहां कंफ्यूज मत करना, इसको महाधिवक्ता बोलते हैं। ये क्या करता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा विधि या कानूनी सलाहकार, यानी लॉ के मामले में सलाह, विधि ऑब्लिक कानूनी सलाहकार, एडवाइजर है, ठीक है, लॉ एडवाइजर, कानूनी
सलाहकार होता है। ये भी एक प्रकार की संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि इसका अनुच्छेद आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है CAG, यानी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला हेडिंग लिखो CAG, यानी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं क्या? CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब अभी तक तो जो पढ़ा आपने, ये कौन थे? कानूनी सलाहकार थे। लेकिन अब जो कैग आता है, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। क्या है? संवैधानिक बॉडी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा एक संवैधानिक बॉडी है, कौन सा नहीं है। इसका जो वर्णन किया गया है, ये है आर्टिकल 148 से 151 तक। पहला क्वेश्चन, इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। इसकी कौन सेलेक्ट करेगा? इसको राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसका कार्यकाल देखना, ये कोई राष्ट्रपति या किसी के प्रसाद पर्यंत पद पे नहीं बैठता, बल्कि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो। यानी पद पे बैठे हुए 6 साल कंप्लीट हो जाए तब वो पद छोड़ देगा, या उसकी अपनी एज 65 वर्ष हो जाए तब भी उसका पद समाप्त हो जाएगा। बाई चांस कोई 62 साल की उम्र में 62 में वो कैग बना, तो उस टाइम में 65 पहले होगा, 6 पहले होगा, 65 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में ही 65 का हो जा रहा है, तो 65 में रिटायर हो जाएगा। बाई चांस वो 58 में बैठा पद पे, तो 65 तक नहीं बैठेगा फिर, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल है, तो कितना हो जाएगा? 64, यानी 64 में वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पहले हो इन दोनों में, वो इसका कार्यकाल रहता है, हमेशा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करता है? भारत सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं, कैग, भारत सरकार के अकाउंट्स यानी लेखों की जांच कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट। अब राष्ट्रपति के नीचे हाईलाइट कर देना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यही पूछता है कि इनमें से जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। हमेशा इसको ध्यान रखना आप लोग, ये राष्ट्रपति को क्या करता है? अपनी रिपोर्ट देता है। इसको हाईलाइट कर देना। अब इसका काम क्या होगा? भारत सरकार के जितने खर्चे होते हैं उसको कहीं ना कहीं हिसाब किताब सरकारें रखती होंगी, कितना मिला था, कितना खर्च किया, कहाँ क्या खर्च हुआ, कौन सी स्कीम में क्या, सब मेंटेन रहता है। उसको चेक करता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। तो जो भी ये चेक करेगा उसके बाद ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देके आएगा, और राष्ट्रपति इसको पार्लियामेंट में रखेगा। पार्लियामेंट में उसके बाद उस पर डिस्कशन होती है। ठीक है, तो ये संवैधानिक बॉडी है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है और इसका मुख्य काम क्या है, ये आप लोगों को देखना है। इसके अलावा इसके जो वेतन और शर्तें हैं वो कौन तय करता है? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, तो वेतन व क्या इसके पद की शर्तें होंगी। ठीक है, कौन तय करेगा? संसद द्वारा तय। कोई संसद द्वारा इसके वेतन व शर्तों को क्या किया जाता है? तय किया जाता है। आपको अपने आप में ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि इसको राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता, कभी भी याद रखना, क्योंकि इसका फिक्स कार्यकाल है। ये तभी पद से हटाएगा जब ये मतलब राष्ट्रपति पार्लियामेंट के कहने पे इसको पद से हटाएगा, यानी राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने मन से नहीं हटा सकता, क्योंकि फिक्स्ड इसका एक कार्यकाल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसको जो हटाने का तरीका होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही ये हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखो सुप्रीम कोर्ट SC के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। ठीक है, की तरह हटाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही इसको पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मेन काम करता है, ये अगर बाई चांस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स यानी उसके जो हिसाब किताबें लेखे उसको चेक कर रहा है, तो ये राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो राज्यपाल को रिपोर्ट। ठीक है, राज्यपाल को क्या देगा? रिपोर्ट देगा। राज्य के अंदर अगर किसी राज्य में मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक कर रहा है उस टाइम में राज्यपाल को देगा, जबकि भारत सरकार के अंदर कर रहा है तो राष्ट्रपति को क्या करता है? अपनी रिपोर्ट देता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसका मेन काम आपको पता चल जाएगा, जितने मैंने आपको कल कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड ये पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, यानी संचित निधि, आकस्मिक निधि, उससे होने वाले जितने भी खर्चे हैं भारत सरकार के, यानी आप सिंपल सी बात चलिए, आप खुद ही लिख लीजिए। ठीक है, भारत सरकार की जो कोई
संचित निधि है, भारत सरकार की आकस्मिक निधि है, भारत सरकार के लाभ कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन होगा ना, उन अकाउंट्स को चेक करेगा, उनको चेक करेगा कि ये सही है या गलत है। उसके बाद ये जितने भारत में ये चाहे तो सरकारी जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, भारत सरकार की कंपनी है, निगम है, उनकी भी अकाउंट्स की जांच करता है और राष्ट्रपति को क्या करके आता है, रिपोर्ट सौंप के आता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट पे जो है अंतिम कार्यवाही करने का अधिकार किसको है, संसद को। तो लास्ट पॉइंट लिखो, कैग की रिपोर्ट पर अंतिम कार्यवाही कौन करता है, अंतिम कार्यवाही, ठीक है, ये संसद करेगी इस पे कार्यवाही, संसद कार्यवाही करेगी इस पे, ध्यान रखना। और इस कैग को एक और चीज बोला जाता है, जो लोक लेखा समिति होती है उसको, मतलब ये लोक लेखा समिति का मार्ग मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है इसको, ठीक है। तो लिखो कैग, नोट करके, लोक लेखा समिति की मित्र व मार्गदर्शक के काम, लोक लेखा समिति के मित्र व मार्गदर्शक के रूप में कार्य, मित्र व मार्गदर्शक के रूप में कार्य, ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना कैग, ठीक है, मित्र व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। और ये लोक लेखा समिति की बैठक में भी भाग लेता है। तो लास्ट पॉइंट लिखो, लोक लेखा समिति की बैठक में भाग, लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, लोक लेखा समिति की बैठक में क्या करता है, भाग लेता है। अब आप लोग पूरा सुन लीजिए, आपको क्या करना है कैग से संबंधित। कैग जैसे मैंने क्या बताया, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि जो मैंने, और आकस्मिक निधि है, यानी पब्लिक फंड का ये केयर करता है, उस पर लेखों की जांच करता है, अकाउंट्स की जांच करेगा कि जो मेंटेन कर रखा है सरकारों ने हिसाब, वो सही है, गलत है, कितना एक्सपेंडिचर किया, गलत खर्च तो नहीं है। ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रखेगा, पार्लियामेंट के बाद उसमें अंतिम कार्यवाही होगी, ठीक है। क्या एक संवैधानिक बॉडी है। तो आज के लिए आपका इतना ही है, क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट हो रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए मैं सोच रहा था स्किप कर दूं आप लोगों की वीडियो, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ न सही तो आपका महान्यायवादी और कैग और अटॉर्नी जनरल तो कम से कम, मतलब अटॉर्नी जनरल के साथ साथ एडवोकेट जनरल की 3 चीजें आपको समझ आ गई होंगी। छोटी क्लास थी, इसको रिवाइज करना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, मैं आपको कल कंप्यूटर की क्लास दूंगा, आप लोगों के लिए एक क्लास वित्त आयोग, चुनाव आयोग और भारत में आपातकाल, एक क्लास तो इसकी आएगी। इसके बाद आपका पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा और एक शस्त्रों की होड़ आएगी, ठीक है। 2 से 3 क्लास मैक्सिमम पॉलिटी की आएंगी, पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा। संडे को पटवारी लेखपाल वाली आपकी वीडियो आएगी। एशिया कंप्लीट करने के बाद कोई भी टॉपिक डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर मैं कराऊंगा आपके एग्जाम तक। मेरी कोशिश है कि 15 नवंबर तक आप लोगों को फ्री कर दिया जाए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।